So hello everybody, welcome to the video. So as you have seen in the previous video, हमने एक जो है वो जनरल रोड मैप तैयार किया था कि आपके पास जो है वो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से जो है वो पहले आपको सिलेबस को डिकोड करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो है वो कुछ सोर्सेज को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो है वो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद नोट्स को इनरिच कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो बेसिकली हमने ये जो है वो एक रोड मैप जो है वो बना लिया था। पिछली वीडियो को अगर आप देखें तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो लिए थे। पहला स्टेप जो था वो था आपके पास जो है वो बेसिक्स को करना। बेसिक के अंदर आपके पास जो है वो अगेन 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक है आपके पास जो है वो सिलेबस को प्रॉपरली समझना कि सिलेबस जो है वो क्या है, और सिलेबस को समझ के, सिलेबस के पर्सपेक्टिव को समझ के आपको जो है वो ये देखना है कि व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू फॉलो, कि कौन कौन से आपके पास सोर्सेज हैं। उन सोर्सेज में से अगेन आपको ये देखना है दैट व्हाट इज़, क्या आपके लिए जो है वो बना हुआ है, क्या आप जो है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बना हुआ है, और क्या जो है वो आपको छोड़ना है, और जो चीज़ें ऑलरेडी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनी हुई हैं उनको कैसे लिखना है, उनके जो है वो नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास पहली स्टेज की बातें होती हैं। पहली जो आपके पास पहला सब स्टेप होता है, दोबारा फिर से इसी चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आपके पास पहला सब स्टेप होता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सिलेबस की आपको जो है वो अच्छी खासी समझ जो है वो होनी चाहिए। दूसरा जो आपके पास स्टेप है दैट इज़ अबाउट दी सोर्सेज। आपको जो है वो सोर्सेज के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सोर्सेज कैसे चूज़ करोगे, ऐसे नहीं चूज़ करने हैं कि फ़लाँ टॉपर ने जो है ये सोर्स बताया था, या फिर ये किताब फ़लाँ टॉपर ने लिखी है, ये किताब फ़लाँ ने लिखी है, तो यही सोर्स जो है वो बना लिया जाए। ऐसे सोर्स नहीं क्रिएट किए जाते, ऐसे चीज़ें नहीं क्रिएट की जाती। ठीक है, सोर्सेज जो है वो आप अपने विवेक के, आप अपने रैशनल के हिसाब से बनाओगे। वी विल ट्राई टू डिसाइफर द सिलेबस, सिलेबस को डिकोडिफाई करेंगे, सिलेबस में क्या है उसको पढ़ेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल डिसाइड योर सोर्सेज। दे कैन बी द टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक सोर्स भी हो सकते हैं, ये किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स भी हो सकते हैं, ये किसी टॉपर के नोट्स भी हो सकते हैं। बट जो आपके पास जो एक मापदंड होना चाहिए, जो आपके पास एक आपको जो है वो एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो ये है कि दैट इट शुड फॉलो द डिमांड ऑफ द सिलेबस। तो जो सिलेबस की डिमांड है उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए इसको। ठीक है, देन आपके पास जो तीसरा स्टेप है और जो सबसे अहम स्टेप होता है वो होता है इन चीज़ों को, जो सोर्सेज आपने पढ़ रखे हैं, इन चीज़ों को कंडेंस करके लिखना, यानी कि नोट मेकिंग, कि आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं। सिलेबस को डिसाइफर करके, सोर्सेज फॉलो करके आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद इस तरह से आपका जो है वो एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स के साथ चीज़ों को लिंक करते हो, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, उन चीज़ों को, जो चीज़ें छांटने वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको करते हो। तो ये नोट्स की जो डेंसिटी है, इसके अंदर जो आपके पास कंटेंट है, उस डेंसिटी को जो है वो आप और जो है वो बढ़ाते हो, और इसको जो है वो इंक्रीज़ करते हो। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास जो है ये एक, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ प्लान ऑफ एक्शन, कि कैसे जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ों को जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले स्टेप को हम आज की वीडियो के अंदर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस इसका जो है वो रादर देन मेकिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो, कि मैं 2 घंटे की एक बहुत बड़ी सारी वीडियो बना दूं, मैं जो है वो इन वीडियोस को बहुत छोटे टाइम के लिए जो है वो रखूँगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले डी कोडिफाइंग सिलेबस, तो सिलेबस को डी कोडिफाई करने के लिए पहले हम जो है वो सिलेबस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे।
ठीक है। जनरल जो है वो सिलेबस के अंदर कितने भाग हैं, कितने खंडों के अंदर जो है, कितने आपके पास जो है यूनिट्स के अंदर जो है उस सिलेबस को डिवाइड किया जा सकता है, हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। सो मोटा मोटी जो है वो मैंने सिलेबस को जो है वो 6 पार्ट्स के अंदर या फिर 6 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद उस डिवीज़न के बाद जो है हम एक एक यूनिट को पकड़ेंगे और उसके नीचे यूपीएससी का जो है वो पर्सपेक्टिव क्या रहता है, किस तरह से जो है वो यूपीएससी सवाल पूछती है, किस तरह से जो है वो सिलेबस का मीनिंग क्या है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है। फिर हम जो है वो एक एक वीडियो के अंदर एक एक यूनिट को जो है वो प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, प्रॉपरली जो है वो उन चीज़ों को जो है वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द यूनिट्स, ये जो है वो आपके पास जो है यूनिट्स हैं उन विच द सिलेबस कैन बी डिवाइडेड, जिसके ऊपर जो है वो आपका जो है सिलेबस जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला यूनिट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो कॉमा होना चाहिए था। तो आपके पास जो है दिस होल सेक्शन, दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसको आप जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं। देखिए, जो एंथ्रोपोलॉजी है, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी चीज़ क्या है, ठीक है, क्यों लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर भी जो है वो बहुत एक जो है वो प्रॉपर डिस्कशन जो है वो की जाएगी। ठीक है, जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी जो है इट इज़ द होलिस्टिक स्टडी, इट इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये जो है वो इंसान की, वुमेन काइंड भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी की मैं कह दूं, ठीक है, ह्यूमैनिटी की ये एक होलिस्टिक स्टडी है। अब होलिस्टिक का मतलब क्या है इसके अंदर? देखिए, होता क्या है, जब आप जूलॉजी पढ़ते हो, जब आप जूलॉजी पढ़ते हो तब आप जो है जो आपके जीव जंतु हैं उनकी बायोलॉजिकल स्टडी करते हो। तो वहाँ पे जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो बायोलॉजी होता है। जब आप बिहेवियर साइंस यानी कि साइकोलॉजी पढ़ते हो तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके दिमाग के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं और उसके ऊपर आपका बिहेवियर कैसे बना हुआ है, आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर जो है वो रहता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा जो आपका फोकस है वो क्रोनोलॉजी के ऊपर रहता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो पूरा का पूरा जो फोकस है वो अर्थ साइंस के ऊपर जो है वो भूगोल के ऊपर आपका फोकस रहता है और भूगोल के पर्सपेक्टिव से जो है वो आप सारी चीज़ों को देखते हो। भूगोल के पर्सपेक्टिव से जो है वो इंसान को देखा जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्रोनोलॉजी, इतिहास के पर्सपेक्टिव से जो है वो इंसान को देखा जाता है। समय ने कैसे जो है वो इंसान को बदला, कैसे इंसान के बिहेवियर को बदला, ये देखा जाता है। हिस्ट्री के अंदर जो आपके पास जो पर्सपेक्टिव है, जो रेफरेंस है वो समय का है। जो आपके पास ज्योग्राफी है उसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो भूगोल का है कि कैसे क्लाइमेट जो है वो इंसान को बदलता है, कैसे जो आपके पास ज्योग्राफी है वो जो है वो इंसान की डिवीजन कर रही है। जब आपके पास साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के अंदर आप माइंड के ऊपर जो है वो अपना पूरा फोकस रखते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, आपके पास जो साइकोलॉजी हो गई, अर्थ साइंसेज हो गए, बिहेवियर साइंसेज हो गई, ये जो सारे का सारे जो डिसिप्लिन्स हैं इन सब के जो है वो एटमिस्टिक अप्रोच है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हो और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डेप्थ में चले जाते हो। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी थोड़ी सी हटके जो है वो हमने बनाई है, दैट दिस इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की एक होलिस्टिक स्टडी है। अब देखो, ह्यूमैनिटी जो है, आपके जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस दे आर बिटवीन टू मेजर थिंग्स। जो ह्यूमंस हैं वो दो चीज़ों के बीच में जो है वो फंसे हुए हैं। ह्यूमंस जो है वो बायोलॉजी के अंदर
बायोलॉजी के माध्यम से भी आप ह्यूमंस को स्टडी कर सकते हो और कल्चर के माध्यम से भी जो है वो आप ह्यूमंस को जो है वो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दोनों के माध्यम से जो है वो ह्यूमंस को स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गए। अगर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गए दैट विल ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमंस, तो वो भी जो है वो ह्यूमंस को इफेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वो आप अगर जो है आपसे जो है वो किसी ने बदतमीजी से बात कर ली, ठीक है, या फिर जो है वो आप किसी यहाँ से जो है वो आप किसी बाहर वाले देश में चले गए, अमेरिका के अंदर चले गए, हिंदुस्तान से अमेरिका के अंदर चले गए, देन ऑल्सो यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो भी जो है वो ड्यू टू कल्चरल चेंज आपको जो है किसी तरह का स्ट्रेस होगा। तो जो कल्चर है वो भी जो है वो ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है। तो दोनों चीज़ें, बायोलॉजी भी इफ़ेक्ट कर रही है, कल्चर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ से, मैं लेट से एसी के अंदर बैठा हूँ, कूल एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हूँ, मैं जो है वो थार डेजर्ट के अंदर चले जाऊँ तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेस जो है वो मुझे फील होगा। इन्वायरमेंट भी जो है, जो आपके पास इन्वायरमेंट है वो भी ह्यूमंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करते ऐसे ना जाने कितने फैक्टर्स हैं। आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी जो है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। आपकी जो पॉलिटी है वो भी जो है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज है, सामने वाले ने जो है वो अगर तुम करके बात की है या फिर आप करके बात की है, वो चीज़ भी जो है वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो क्योंकि ये होलिस्टिक स्टडी है तो इसके अंदर हर एक चीज़ को पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंट को भी पढ़ा जाएगा, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है। कल्चर को भी पढ़ा जाएगा। पूरी थ्योरीज़ के अंदर हम कल्चर को ही पढ़ते हैं, जो हमारे पास जो है चैप्टर 6 है आपके सिलेबस के अंदर। पूरी थ्योरी के अंदर जो है वो हम कल्चर को पढ़ते हैं। सोसाइटी को पढ़ा जाता है, ठीक है, पॉलिटी को पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है। इकोनॉमी को पढ़ा जाता है, इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है। लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म या फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास जो रेस को पढ़ा जाता है, आप कौन सी रेस से बिलोंग करते हो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो आपके पास रेशियल स्टडीज़ बन जाती है। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स, जो फैक्टर्स जो है वो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हो, जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो हर एक चीज़ को जो है वो आपको देखा जाता है। साइकोलॉजी आपकी जो है वो आपको इफ़ेक्ट करती है, तो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बन जाती है, वो भी आपके सिलेबस के अंदर है। आपका जो जेनेटिक्स है वो आपको इफ़ेक्ट करता है, तो आपके पास जो है दोनों तरह का जेनेटिक्स जो है वो इसके अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, सो इसलिए सिलेबस को डिसाइफर करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इट्स अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, सो उस होलिज्म के अंदर जो एक बहुत अहम पार्ट है वो है आपके पास कल्चर का। ठीक है, कल्चर का जो है वो आपके पास बहुत अहम पार्ट जो है वो प्ले होता है। आपके जो सभ्याचार है, जो आपका जो भी चीज़ें आप अपने अराउंड देख रहे हो, वो आपके पास जो है वो कल्चर का पार्ट बनती हैं। ठीक है, तो चाहे वो आपके पास जो है वो मटेरियल पार्ट हो, चाहे वो आपके पास जो है वो नॉन मटेरियल पार्ट हो। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए, कल्चर को स्टडी करने के लिए हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी का जो रुझान है वो कल्चर के ऊपर जो है वो ज़्यादा रहा है। हमारा जो फोकस है वो कल्चर के ऊपर, कल्चर के एवोल्यूशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसलिए कल्चर को पढ़ने के लिए हमारे पास जो है, एक तो है कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो कल्चर जो है वो चीज़ क्या है। इसी के अंदर आपके पास पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चीज़ क्या है। इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन चीज़ क्या है। लिंग्विस्टिक स्टडीज आ जाती हैं, लैंग्वेज चीज़ क्या है। मैरिज आ जाती है, मैरिज को समझते हैं कि मैरिज क्या चीज़ है, शादी क्या चीज़ है, परिवार क्या चीज़ है, रिश्तेदारी क्या चीज़ है।
सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा बनती हैं। अब आपके पास जो है स्टडी कैसे किया जाना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो आपको जो है वो स्टडी कैसे करना है, ठीक है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फील्ड के ऊपर जाके काम कैसे करना है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपके पास जो है वो दो चीज़ें आती हैं, आपके पास जो है वो दो यूनिट्स आते हैं। एक तो है चैप्टर 6 जिसके अंदर हैं आपके पास थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज हैं आपके पास। थ्योरीज का मतलब क्या है, दीज आर दी अप्रोचेस, दीज आर दी अप्रोचेस दैट शुड बी फॉलोड ऑन द फील्ड, जो कि फील्ड के ऊपर आपको फॉलो करनी है। फिर उसके बाद जो है थ्योरीज के बाद जो है वो आपके पास जो है वो मेथड्स आते हैं, ठीक है, मेथड्स पूछे जाते हैं। मेथड्स कि आपके पास जो है वो फील्ड वर्क कैसे करना है, आपको फील्ड वर्क के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, इंटरव्यू कैसे लेने हैं लोगों को, लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज़ को कैसे जानना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो मेथड्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका जो है वो पहला यूनिट, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड्स। इन केस आपको जो है वो नहीं भी चीज़ें जो है वो लेट से बहुत ज़्यादा बम्बार्ड हो रही हैं आपके ऊपर, तो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा टाइम जो है वो चीज़ों को रोक के रखिए। तो आपके पास जो है वो इसके ऊपर सेपरेट हर एक जो चैप्टर है उसके ऊपर जो है वो एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। देन आपके पास जो है वो अगला आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड एवोल्यूशन इन द ह्यूमंस। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप अपनी जो है हाउ योर बायोलॉजी इट गेट्स अफेक्टेड और इट अफेक्ट्स योर कल्चर। देखिए आपकी जो बायोलॉजी है और आपका जो कल्चर है उसके बीच में एक अटूट रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं ह्यूमंस की डाइवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं ह्यूमंस की जो है वो डाइवर्सिटी की बात करूं, तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इस मेजर डाइवर्सिटी को आप कहते हैं रेस, ठीक है, और रेशियल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब आपके पास रेशियल डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर भी है, रेशियल डाइवर्सिटी बाहर वाले देशों के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है। अमेरिका के अंदर भी आपको कॉकासाइड रेस के वाइट्स भी मिल जाएंगे, आपको जो है वो नीग्रोइड रेस के एफ्रो अमेरिकन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है नीग्रोइड रेस, इट इज़ नीग्रोइड, इट्स नॉट अ रेसिस्ट वर्ड, ये रेसिस्ट वर्ड नहीं है, ये एक रेशियल वर्ड है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो नीग्रोइड रेस के जो है वो भी लोग मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर मंगोलॉइड रेस के जो है वो लोग मिल जाएंगे आपको। बहुत सारी रेसेस, रेशियल डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया के अंदर भी मिल जाएगी, वर्ल्ड के अंदर तो उससे भी ज़्यादा जो है वो आपको रेशियल डाइवर्सिटी मिल जाएगी। अब इस रेशियल डाइवर्सिटी के ऊपर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर किसका इसका जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ा है, वो हम स्टडी करते हैं थ्रू द रेशियल स्टडीज़। इसके अंदर हमारे पास जो है एक चैप्टर प्रॉपर बन जाता है रेस, और रेस की वजह से होने वाला जो है वो आपके पास ये रेशियल स्टडीज़ की वजह से जो बायोलॉजी के अंदर स्टार्ट हुई, जो कि आपके पास फ्रांसिस गाल्टन ने शुरू की, उन्होंने जो है वो उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो कल्चरली पड़ा है। तो कल्चरल इम्पैक्ट रेस का क्या पड़ा है, दैट रेसिज्म हैज़ डेवलप्ड, कि रेसिज्म जो है वो डेवलप हो चुका है। तो हम देखते हैं कि रेसिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। सिमिलरली वी ऑल्सो स्टडी द अदर वे अराउंड, दूसरे वे अराउंड भी देखते हैं। जैसे आपके पास जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही जो है वो आपके पास जो है वो चैप्टर है दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। तो एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, देयर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, जिसके अंदर फ्रांस बोआ ये सब लोग आ जाते हैं। सो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके कल्चर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल तिब्बतियन कल्चर और मेरा कल्चर, पंजाबियों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा खान पान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा क्लोथिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मेरा इन्वायरमेंट डिफरेंट है।
तो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट का बायोलॉजी के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही, मेरे रंग रूप के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही, स्टेचर के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही, कद काठी के ऊपर प्रभाव पड़ा, लेकिन आपके पास जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर भी जो है वो प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट का। सो इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जो है रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजी एंड द कल्चर, कल्चर और बायोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा जो है उसके अंदर जो रुझान है, जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर आप कल्चर पढ़ते हो, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा जो शिफ्ट है वो बायोलॉजी की तरफ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आप रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करते हो, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड बायोलॉजी। एंड देन देयर इज़ एवोल्यूशन इन ह्यूमंस। एवोल्यूशन इन ह्यूमंस के अंदर आप बने कैसे, आप डायक्रोनिक स्टडी करते हो, आप अपनी हिस्टोरिक स्टडी करते हो कि आप जो है वो बने कैसे हो। आपका जो हमें आज दिखाई दे रहा है कि मैं पेन को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ हूँ, ये मेरा जो थंब है ये अपोजेबल कैसे हुआ है, इस एनाटॉमिकल जो आपके पास हिस्ट्री है इसको आप पढ़ते हो, और उसी के साथ आप कल्चरल हिस्ट्री को भी पढ़ते हो कि आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है ये कैसे बनी है, इसका विकास कैसे हुआ है, पहले कौन से टूल्स आए, फिर कौन से टूल्स आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और उन टूल्स को कैसे बनाया गया, कैसे आपका माइग्रेशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो एवोल्यूशन इन ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हो। देन यू हैव द डाइवर्सिटी इन ह्यूमंस। डाइवर्सिटी इन ह्यूमंस के अंदर जैसे आपके पास बायोलॉजिकल मार्कर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसे जैसे आप जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हो, तो जो आपके पास ब्लड ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी जो है, ABO ब्लड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया जो है वो मूव करते हो, वैसे वैसे भी जो है वो आपके पास जो है वो ABO ब्लड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। कलर के साथ जो है वो आपका ब्लड ग्रुप का क्या रिश्ता है आपका। सो दिस इज़ नोन एज द डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स। इसको हम ह्यूमन बींग्स के डाइवर्सिटी कहते हैं। सिमिलरली सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का जो इंसिडेंस है वो आपके पास पंजाब, हरियाणा इन एरियाज़ के अंदर बहुत कम रहेगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया के अंदर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर चले जाओगे वहाँ पे इसका इंसिडेंस जो है वो आपके पास बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो है वो भी ह्यूमन डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2006 के अंदर कपूर ने स्टडी किया राजीज़ के अंदर, हिल राजीज़ के अंदर, ठीक है, एक ट्राइब है राजी, उनके अंदर स्टडी करके उन्होंने ऐसे जो है वो डिफरेंट जीन्स पाए, कुछ ऐसे जीन्स हैं उनके अंदर जिसकी वजह से कि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो प्लेन एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं उनकी एफिशिएंसी और राजीज़ की एफिशिएंसी के अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास उनकी जो कार्डियक एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, हमारी जो है वो कम रह जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड अडेप्टेशन। सिमिलरली आपके पास देयर इज़ अ जीन कॉल्ड EPAS जीन, EPAS1 जीन। ठीक है, EPAS1 जीन इट इज़ फाउंड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेपाली शेरपाज के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो हाइपोक्सिक कंडीशन को भी जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, सो ऐसे जो है दीज जीन्स आपकी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बन जाती है। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो हम डाइवर्सिटी इन ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं। देन आपके पास आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और एवोल्यूशन इन ह्यूमंस, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं। आर्कियोलॉजी के अंदर हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, एवोल्यूशन इन ह्यूमंस के अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमी को अपना फोकस एरिया मानते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि आपके पास जो आपका मटेरियल कल्चर है, जो मटेरियल कल्चर का मतलब जिस चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ, इस मेज़ को टच कर सकता हूँ, इस पेन को टच कर सकता हूँ, इस स्पीकर को टच कर सकता हूँ, इस माउस को टच कर सकता हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास क्या हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द मटेरियल कल्चर। ये मटेरियल कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, दैट वी स्टडी इन आर्कियोलॉजी।
वो हम आर्कियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो कैसे जो है वो आपके पास, जैसे लुइस लीकी ने शुरुआत की ओल्ड वाई जॉर्ज से। लुइस लीकी ने कुछ फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले उनको। ओल्ड वाई जॉर्ज एक एरिया है अफ्रीका के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो उनको फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स मिले, और उन फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स को उन्होंने देख के ये अनुमान लगाया कि ये हो सकता है कि कोई होमोनिड हो। फिर उसके बाद खोज हुई, कुछ बहुत ही क्रूड टूल्स जो है वो आपको मिले, जिसको आप कहते हो ओल्ड वाई जॉर्ज के चॉपर चॉपिंग टूल्स। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे जो है वो टूल टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास जो है वो एक एवोल्यूशन हुआ है। टूल टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से जो है वो विकास होता रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जो है वो आर्कियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आपके पास जो है वो आपके पास आ जाती है ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम जो है वो जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग मतलब जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पीछे रह गया, ऐसे वर्ग की जो है वो बात करते हैं। और ऐसे वर्ग के अंदर जो प्रोमिनेंट आते हैं वो हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल स्टडीज़, इसको हम ट्राइबल स्टडीज़ के नाम से भी जो है वो जानते हैं, या फिर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जो है जानते हैं। हम उनके कल्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स के साथ जो है वो अन्याय बहुत पुराना है। अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में लिटरली जेनोसाइड हुआ, ट्राइबल्स की ज़मीन जो है वो छीन ली गई, फोर्सफुली जो है वो छीनी गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिटरली स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड जो है वो हुआ। रशिया के अंदर देखो, सिमिलर जो स्टोरी है वो रशिया के अंदर मिलती है। इंडिया के अंदर आप जो है, जब आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ते हो तो 1857 के पहले भी और कुछ बाद भी आपके पास जो है वो बहुत बड़े रिवोल्ट्स हुए हैं। रिवोल्ट्स कह लीजिए, या फिर आपके पास अपराइजिंग्स हुई हैं, जिसको हम ट्राइबल अपराइजिंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आपके पास ब्रिटिशर्स थे उनका कल्चर डिफरेंट था, और हमारा कल्चर जो ट्राइबल्स का कल्चर था वो जो है वो डिफरेंट था। तो आपके पास जो है वो अपराइजिंग्स होनी स्टार्ट हुई। सो धीरे धीरे करके जो है वो ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि इनका कल्चर डिफरेंट है, तो हमारे साथ ये लोग जो है वो इतना खफा रहते हैं हमसे, जो है वो इसलिए जो है ये लोग इतने रूठे रूठे रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो आप ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल स्टडीज़ को जो है वो स्पॉन्सर करना इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोग जैसे हेमन ड्रॉफ हो गए, आपके पास जो है वो एल्विन हो गए, आपके पास जो जैसे आपके इवन मलिनोस्की हो गए, मलिनोस्की ने किताब लिखी है सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के ऊपर। ठीक है, तो ये लोग जो है यहाँ पे इन्होंने आके जो है वो फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया ट्राइबल्स के ऊपर। मैं अमेरिकन स्कूल्स को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनका फील्ड वर्क जो है वो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है वो, कि वाकई उन्होंने कुछ किया है। नहीं तो ब्रिटिशर स्कूल तो मतलब ऐसे था कि धूल झाड़ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ट्राइबल स्टडीज़ को कमीशन किया गया कि आप इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमिकल बिहेवियर को, ये सारी चीज़ों को जो है वो आप जो रिकॉर्ड करके हमें बताइए, हमें दिखाइए रिकॉर्ड करके कि ये लोग चाहते क्या हैं, इनके एस्पिरेशंस क्या हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हो गई। अब बात आती है कि आपने इतना डेटा तो गैदर कर लिया कि वो लोग चाहते क्या हैं, आप सबको पता है कि वो लोग चाहते क्या हैं। इवन आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस, सब कुछ होने के बावजूद आपने जो है वो ट्राइबल्स का कुछ किया ही नहीं। वो बेचारे पहले भी गरीबी रेखा के नीचे थे, वनरेबल सेक्शन था, वो आज भी वैसा के वैसे ही पड़े हुए हैं, वनरेबल सेक्शन है वो। तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी ने एक एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डेवलप की। तो आपके पास प्रोफेसर सोल्टेक्स थे। प्रोफेसर सोल्टेक्स ने कहा कि भाई आपने डेटा तो हमसे कलेक्ट करवा लिया, काम तो करवा लिया, कर कुछ रहे नहीं आप। तो आपके पास जो है वो इंडिया के अंदर एलपी विद्यार्थी प्रोफेसर सोल्टेक्स से काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा दैट एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ट्राइबल्स को जो है ट्रेनिंग देते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे जो है वो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे जो है वो आपको जो है वो फूड प्रोसेसिंग कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इसके अंदर ही आपके पास कल्चरल मीडिएशन, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसके साथ कि आपके पास जो एक ब्रिज बना हुआ है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सरकार और ट्राइबल्स के बीच का, जो एक बहुत बड़ा जो ये वाइडर ब्रिज जो है वो बना हुआ है, उसको हम जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो उसके बीच वाला जो है एक ब्रिज जो है वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस गैप को फिल करने की जो है वो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो जो चीज़ें हमने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वर्ल्ड लेवल के ऊपर पढ़ी थी, उन्हीं चीज़ों को जो है वो हम इंडिया के अंदर जो है लगाने की कोशिश करते हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और जो चेंजेस आ रही हैं उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रखा गया है। कैसे फोकस रखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसको हम प्रॉपरली जो है वो एक प्रॉपर वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आती हैं द विलेज स्टडीज़। विलेज स्टडीज़ के अंदर देखिए हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये देखा गया, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो क्या हुआ कि देयर वर सर्टन पोस्टर्स लगाए गए कि किसान जो है वो उसको अमीर होना चाहिए, किसान को जो है वो आपके पास जो है ये पहले जो प्रैक्टिसेस थे, जो आपके पास प्रैक्टिसेस होती थी कि सिर्फ जो है वो आपके पास परिवार जो है वो काम करता था, वो जो है वो बाहर वाली मशीनरी को नहीं लेके आते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो किसान को नहीं करनी चाहिए। किसान को जो है वो मशीन्स की मदद से जो है वो ये सारा कुछ करना चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो मशीन्स की मदद से होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने कैंपेन जो है वो चलाना शुरू किया। ठीक है, मशीन्स जो है वो मार्केट के अंदर आ गई, लेकिन ख़रीदा किसी ने नहीं। तो आपके पास बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जैसे आपके पास शरद चंद्र दुबे थे, SC दुबे, तो उनको कमीशन किया गया। SC दुबे वही हैं लीला दुबे के हस्बैंड। ठीक है, तो उनको जो है वो कमीशन किया गया कि आप देखिए कि इंडियन जो फार्मर है, जो इंडियन विलेजेस हैं, उनका कल्चर क्या है। जैसे आपके पास ट्राइबल से अंग्रेज तंग आ गए थे, तो उन्होंने ट्राइबल स्टडीज़ बनाया, तो उसी तरह से विलेज स्टडीज़ बनी। विलेज स्टडीज़ के अंदर विलेज का कल्चर क्या है, उसके अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, उसके अंदर किस तरह से जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, उसके ऊपर जो है वो स्टडीज़ हुई। विलेज के अंदर कास्ट सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसे बदल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये कमीशन की गई। ठीक है, तो आपके पास जो है वो विलेज स्टडीज़ जो हैं वो बन गई। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। इस तरह से जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत वाइडर डिसिप्लिन है, लेकिन आपके पास जो है जो UPSC के जो छात्र हैं, UPSC के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो इट्स लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह जो है वो इसको रखा गया है। ठीक है, कि आप जो है वो जनरल सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए दैट, बट यू शुड नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ। इतनी डेप्थ के अंदर जो है वो आपको नहीं जाना है। जहाँ जहाँ पे जाना होगा डेप्थ के अंदर, वहाँ पे आपको हम लेके भी जाएंगे डेप्थ के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास जो है सिलेबस जो है वो खुलेगा आपके सामने, आपको पता चलता जाएगा कि पढ़ना कितना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने जो है वो ऑर्गेनाइज होती चलेंगी। ओके, सो आई होप ये जो सेशन था इट वाज वर्थ वॉचिंग फॉर यू। कुछ आपको जो है वो इससे कुछ ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ होगा, कुछ आपको जो है वो पता चला होगा कि सिलेबस को जो है किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस आखिरकार है क्या। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।